गाजियाबाद के अंदर हैं और जैसा कि आपको पता है चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और हम माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। और इस माहौल को लेकर आज हम इंदिरापुरम पहुंचे हैं और मैं आपको जिस शख्सियत जिस व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं उनके बारे में हमने पहले जनता से जाना तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक शब्द निकल के आता है गरीबों के मसीहा। जी हाँ, आज मैं आपको गरीबों के मसीहा से मिलाऊंगा। ऐसे लोग जिनके ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, रोक रखा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो गरीब व्यक्तियों को सहारा देते हैं उनके ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। ऐसे ही व्यक्तियों से मैं आपको मिलवाता रहता हूं जो समाज में प्रतिष्ठित हैं। और इस चुनाव यात्रा के दौरान हम गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके पास भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम के साथ आज हम पहुंचे हैं सतीश कसाना जी, जो कि अखिल भारतीय सर्व व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष हैं गाजियाबाद से। आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नमस्कार। जानना चाहूंगा सबसे पहले आपको अखिल भारतीय सर्व व्यापार संघ का जिलाध्यक्ष बनाया गया जी। किसी को ऐसे ही उठा के जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। व्यापारियों में बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोग होते हैं, सोच समझ के किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है। तो आपके अंदर ऐसा क्या है, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों ने आपको अपना प्यार दिया और आपको अपना जो है अधिकारी चुन लिया। सर देखो, ये तो एक व्यापारी का विश्वास, व्यापारी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना, व्यापारी की समस्या को सुनना जी। और उस समस्या को सुन के उसको सॉल्व करना जी। जिस आदमी के अंदर ये क्वालिटी होगी, मैं हूं या कोई भी है, व्यापारी उसी को चुनता है। इसको हम एक तरीके से एक क्या बोलते हैं, एक सामाजिक समझ लो या एक व्यापारी का एक समर्थन समझ लो कि हम थोड़ा समर्थन करते हैं हर व्यापारी की। कहीं ना कहीं विश्वसनीय व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी जाती है। एक विश्वास समझ लो, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जिस आदमी पे विश्वास होता है उसी को ही पब्लिक चुनती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। एक समस्या कभी कभी व्यापारियों में आती है और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी कभी कोई व्यापारी व्यापार करता है, कहीं ना कहीं अचानक से लॉस हो जाता है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति आपके बीच हो जाए, लॉस हो जाए, और कहीं ना कहीं आपने देखा लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो आपकी ऐसे लोगों के लिए क्या योजनाएं हैं और ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए उसके लिए आप क्या करते हैं? देखो, व्यापार में घाटा और नफा तो चलता है, बाकी ये गलत सोच है कि लोग सुसाइड कर लें। यहीं से कमाना है, यहीं पे लगाना है। तो इसके लिए जो है व्यापार मंडल कभी भी किसी को ये नहीं कहता है कि भाई अगर कहीं घाटा नफा हो रहा है तो उसको जो है आप दूसरे तरीके से देखें। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता है, व्यापार में होता है। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों ने व्यापार बंद कर दिए क्योंकि रेंट पे रहते थे तो रेंट नहीं निकल रहा था। हमने उस टाइम भी बहुत मदद करी व्यापारियों की। हमने हाथ जोड़ जोड़ के किराएदार जितने थे उनके मालिकों से हाथ जोड़ के उनका किराया माफ कराया। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का किराया हमने इंदिरापुरम के अंदर माफ कराया था लॉकडाउन के टाइम पे। और वो व्यापारी अब उसी का फल समझ लो कि जब हमने उस टाइम मदद करी थी लोगों की तो शायद उसी को देखते हुए ही हमको जिलाध्यक्ष बनाया है। जिलाध्यक्ष। तो दूसरा है क्या कि ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार मंडल तो देखो एक निस्वार्थ सेवा भाव होता है, इसमें कहीं किसी को कुछ ऐसा नहीं होता। व्यापार मंडल में तो बस ये कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, कोई टॉर्चर कर रहा है या किसी का पेमेंट नहीं मिल रही है, कोई
दुखी कर रहा है या हमारे दुकानदार के साथ में कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसके साथ में व्यापारी के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि कोरोना के एक बहुत बुरा वक्त रहा जी, आप व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा चर्चा भी हुई हमारी, कहीं ना कहीं आपको गरीबों का मसीहा, मैं आपका एक नाम दूंगा, नहीं ऐसे तो नहीं है। खैर, कोरोना में आपकी तरफ से क्या रहा? सर कोरोना में जितना मदद कर सकते थे हम, जितना भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हर तरीके से हमने कोशिश करी मदद करने की, और किराया माफ़ी भी करवाया हमने, लोगों की जान बचाने में भी हमने कोशिश करी। हमारे मित्र लोगों ने सिलेंडर रात को, हमारे बहुत व्यापार मंडल के ही लोग हैं जो रात को 2-2 बजे तक सिलेंडर भरवाते थे लाइन में लग के, और यहाँ पे निस्वार्थ भाव से वो सिलेंडर पहुँचाते थे घर घर और लोगों की जान बचाते थे। हमारे ही व्यापार मंडल के लोग थे, हमारे ही टीम के लोग थे। हमने सुना कि आपके बहुत सारे किराएदार थे और आपने सबको राशन भी दिया और किराए भी माफ कर दिए। सर ये तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि समय बलवान होता है। समय की बात थी, उस धन का क्या फायदा जो किसी का काम ना पाए। ऐसे मुसीबत वक्त पे अगर हमने किसी की मदद करी है तो ये कोई हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं करा है, ये भगवान की कृपा रही कि हम और आप आमने सामने बैठ के आज बात कर रहे हैं। नहीं तो करोड़पति अरबपति लोग भी उसमें बह गए, पैसा रखा का रखा रह गया और पैसे नहीं आए काम उस टाइम। ये कोरोना का दौर एक इतिहास में लिखा जाएगा बहुत बड़े मोटे अक्षरों में, कि ऐसी महामारी शायद, मैं तो कहूँ भगवान करे कभी ना आए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना जैसे बुरे वक्त में भी अपने किराएदारों से किराया नहीं छोड़ा, दुकानदार कोई किराए पे है उससे किराया नहीं छोड़ा, दुकान बंद थी, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शर्मा जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किराए पर ही निर्भर हैं। कुछ लोगों की, अब हम ये कहते हैं कि भाई किराया माफ क्यों नहीं कर रहे हो सकता है उनकी मजबूरी हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनके किराए से ही उनका घर चल रहा हो। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो उस लायक हैं, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि जिनके कई लाख रुपए किराए आ रहे हैं, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, बाबूजी ये गरीब लोग हैं, तो उन्होंने 2 महीने का, किसी ने 1 महीने का, किसी ने 3 महीने का, ऐसे करके बहुत लोगों ने किराया माफ करा और मेरा सम्मान करा। इस बार मेरी बात की लाज रखी उन्होंने, और आज सब नॉर्मल हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है, दुकानदारी भी सही चल रही है और किराएदारी भी सही चल रही है। अब तो बीच में तो किराएदार कम हो गए थे, अब तो रेट भी काफी हो गए किराए के, रेंट के भी, तो सब बढ़िया है अब तो फिलहाल तो। बाकी उन लोगों की सोच के बारे में आपने पूछा मेरे से, सोच तो समय के अनुसार बदलनी चाहिए इंसान को, क्योंकि समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अध्यात्म की तरफ आपका जुड़ाव पहले से ही है या माता पिता के संस्कार हैं या आबा के हुआ है? ये तो माँ बाप के संस्कार होते हैं जी। हमारे घर से कोई भी भूखा नहीं जाता है कभी। आपने देखा होगा गांव में हींग बेचने वाले आते हैं, वो हींग बेचने वाले हमारी कोठी पर ही रुकते हैं हर साल, हमारे घर पर ही, हमारे गांव में ही। और मेरी माताजी की उम्र लगभग 90 साल एज है, और मेरी माताजी की उम्र 90 साल है, तो आज भी देखो कि वो खुद उनकी सेवा करती है माता जी। और जबकि हमारे बच्चों की मिसेज भी है, हमारी बहुएं भी है, हमारी भाभी है, परिवार है पूरा। बाकी ये है कि एक जब आदमी का पैर वहीं पड़ता है जहां उसको लगता है कि भाई हाँ, यहाँ पे हमारी आवभगत होगी या हमारा सम्मान होगा, कहीं ना कहीं रोटी की आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ये संस्कार घर से होते हैं, संस्कार खरीदे नहीं जाते हैं। जो मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, वही हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। जानना चाहेंगे, राजनीतिक माहौल है, एक जो त्योहार ही कहेंगे, होली तो आ ही रही है, साथ में एक त्योहार और आएगा चुनाव का, क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि 2024 में क्या होने जा रहा है? और गाजियाबाद के अंदर बात करें, जनरल वीके सिंह हैं, वहीं दौड़ में कैप्टन विकास गुप्ता भी हैं सांसद के लिए, टिकट के लिए, तो क्या लग रहा है कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा अगर भाजपा देना ही चाहती है? देखो शर्मा जी,
टिकट तो किसी को भी मिले, जनरल साहब को मिले या कैप्टन साहब को मिले, दोनों ने ही देश की रक्षा करी है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जनरल साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जहां तक कैप्टन साहब की बात है, बड़े मिलनसार आदमी हैं, मैं खुद उनसे मिला हूं। बड़े मिलनसार आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छे अस्तित्व के आदमी हैं, अच्छी छवि के आदमी हैं। होगा तो 400 पार ही, 400 पार। यस। कैप्टन साहब हैं, हाँ, दोनों अगर कंपेयर करें जनरल साहब कैप्टन साहब, तो कौन बेस्ट है? सर मेरे लिए दोनों ही बेस्ट है, दोनों बेस्ट, क्योंकि ये गाजियाबाद है, सबसे बड़ी विधानसभा लगती है हमारी साहिबाद विधानसभा, और गाजियाबाद जिला स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश में नंबर 1, योगी जी ने बल्कि इसका अवार्ड भी दिया था स्मार्ट सिटी के गाजियाबाद का। तो यहाँ पर जो है जिसको भी टिकट मिलेगा भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे, जनरल साहब हैं या कैप्टन साहब हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा मैं कि कैंडिडेट जनता के बीच का हो या जैसे पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, बाहर से लाके जनता के ऊपर थोप देती है, तो आपके एक भारत के नागरिक और वोटर होने के नाते कि जनता के बीच का कैंडिडेट सही रहता है या बाहर ही सही रहता है? देखो, जनता के बीच का अगर कैंडिडेट होता है तो वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। बाहर के आदमी को हम न जानते हैं न पहचानते हैं, क्योंकि बाहर के आदमी को तो या तो न्यूज में सुनेंगे या पेपर में देखेंगे। जैसे हमारे जनरल साहब हैं या कैप्टन साहब हैं, दोनों ही हमारे अपने हैं और दोनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा उन्हीं की जय जयकार होगी और बड़ी धमाकेदार जय जयकार होगी। क्या लग रहा है, जैसे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 26 सीटें ही रहेंगी भाजपा की, एनडीए गठबंधन की, 26 से ऊपर नहीं जाना है। 26 सीटें बीजेपी की? यस। उन्होंने भांग के गोले खा रखे हैं, अभी तो होली भी नहीं आई, पहले ही भांग पी ली उन्होंने। 80 की 80 सीटें आएंगी बीजेपी की। आप कहते तो पहले से भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है इनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो पब्लिक को दिख रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहे हैं वो विपक्ष है। एक आखिरी सवाल और आपसे मैं लेना चाहूंगा, आप किसान पुत्र हैं और कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं। किसानों का धरना पहले भी रहा और अब भी जो बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं इस किसान आंदोलन को? सर, किसान आंदोलन किसानों का होना चाहिए। इस किसान आंदोलन से कितना बड़ा नुकसान है ये भी देखना चाहिए। मेरी बैटरी एजेंसी है, मेरा माल सारा हिमाचल से आता है। पिछली बार भी हमको कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ था इससे, और अभी तो खैर इधर बैठे नहीं है यूपी बॉर्डर पे, तो बल्कि उधर सिंधु बॉर्डर पे बैठ गए हैं। वो कौन से किसान है जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में आता है? वो किसान है क्या? जो किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है। आप कहीं भी जाके देखिए, जहाँ के किसान बैठे होंगे सारे के सारे खालिस्तानी हैं, ये सारे के सारे पंजाब से हैं। यहाँ का आदमी को तो सिर्फ घसीटा जाता है, हमारे लोकल आदमी को सिर्फ घसीटा जाता है और खालिस्तानियों को यहाँ पे बिठा के और यहाँ पे जो है बुरा हाल कराया जाता है। दिल्ली एनसीआर का इतना बुरा हाल हो चुका था पहले भी, इस बार देखो सिंधु बॉर्डर की तरफ देखिए, जितना भी व्यापार है सारा ठप हो चुका है। व्यापार मंडल इसका विरोध करता है, पूरा विरोध करता है कि ये यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सरकार से बातचीत करी जाए शांतिपूर्वक, जो भी है मसले तो सब हल हो जाते हैं, बाकी एक अड़ना, एक गलत तरीके से अड़ना, वो गलत है। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में आपकी बहुत वैल्यू है। क्या कभी मन करता है कि राजनीति में आने का? हर व्यक्ति सोचता है, जिसकी पूरी प्रतिष्ठा होती है, लोगों में विश्वास होता है। तो क्या आप जैसे लोग जो कहीं ना कहीं गरीब आदमी के मसीहा कहे जा सकते हैं, तो अगर आप सत्ता में आए और एक कलम की ताकत हो तो ज़्यादा गरीबों की मदद कर पाएँ, तो कभी ऐसा मन कि
सत्ता में आया जाए? देखो, राजनीति से मैं करीब 2007 से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। होता क्या है कि मैंने कभी मन नहीं बनाया कि मुझे राजनीति करनी है। बहुत लोगों ने बोला कि आ जाइए, मैंने आज तक किसी भी पार्टी का पद नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी का भी पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस वालों ने भी खूब हमारा वो खींचा, बाकी मैं तो कट्टर बीजेपी वाला हूँ शुरू से ही। समाजवादी पार्टी, बसपा, हमारे देखो एक दूसरे से लिंक होते हैं लोगों के, बाकी हमने किसी को भी आज तक अपने कंधे पे हाथ नहीं रख पाया, क्योंकि हम हैं निस्वार्थ भाव वाले, हमें लालच नहीं है। व्यापार मंडल है, अपना व्यापार मंडल चला रहे हैं, निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। जितनी मदद हो सकती है, जितनी गुंजाइश है उतनी मदद कर सकते हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति की भाई साहब, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें राजनीति नहीं करनी आती है, क्योंकि राजनीति में किसी भी पार्टी का आप पद लेते हैं तो आपके मुंह पे टेप लगा दी जाएगी कि गूंगे अंधे बहरा बनना पड़ेगा आपको। वो हमारे बस गलत के लिए गलत नहीं बोल पाएंगे। हमारा ये रहा है कि अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो हम उसको ये बोल देंगे भाई साहब आप गलत कर रहे हो। अगर हम राजनीति का पट्टा बांध लेते हैं तो हमारे ऊपर के जो हाई कमान है, जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो हमारा रस्सी खींच देंगे कि आपको कुछ नहीं बोलना है। वो हमारे बस की बात। एक आखिरी सवाल समाज से जुड़ा हुआ, कभी ऐसा वाक्य हुआ है कोई गरीब बेटी की शादी हो जिसका कहीं ना कहीं या तो बिल्कुल गरीबी हो या जैसे फादर एक्सपायर हो जाते हैं या माँ बाप नहीं है, तो कभी ऐसा वाक्य हुआ हो, आपको मौका मिला हो ऐसी बेटी का कन्यादान करने? सर, एक हमारी संस्था है जी, भारत विकास परिषद है, सामाजिक कल्याण सेवा समिति है जी। इन संस्थाओं से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और अभी भी हमारी संस्थाओं ने 7 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करवाई थी, और मैं भी पिछले करीब 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ इन संस्थाओं से। और अभी हमारी सामाजिक कल्याण सेवा समिति है, उसमें मेरे पे पद भी है। तो आगे का विचार हमारा ये है कि हम भी कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम भी गरीब कन्याओं की शादी का। कैसा महसूस होता है कन्यादान करने के बाद? भाई साहब, कन्यादान तो महादान होता है, बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि एक बच्ची की शादी हो रही है, एक गरीब बच्ची की होगी, तो ये तो सभी को सहयोग करना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के करना चाहिए। कुछ नहीं रखा यहाँ पे दीन दुनिया में, सब हाय माया है। आपने देख लिया होगा कोरोना में, शर्मा जी, कोरोना में आपने देख लिया होगा कि जो 700 करोड़ रुपए के लोग थे अपने बाप को छोड़ के चले गए एम्स के गेट पर, तो क्या है पैसा की क्या वैल्यू रहेगी? जितना अच्छा हो सके, जितना दान पुण्य हो सके, जितना भला हो सके, गरीबों को मत सताओ। मेरा कहना यह है कि गरीब आदमी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। क्या अंत में मैसेज देना चाहेंगे गाजियाबाद की जनता को और अपने व्यापार मंडल के व्यापारियों को? बस होली आने वाली है, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और अच्छे से होली मनाइए। और इलेक्शन नज़दीक में है तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है हमारी इलेक्शन की तैयारी। कहीं ना कहीं तो हमारे लिंक भी जुड़े रहते हैं, पद ही बेशक नहीं रखा, बाकी लिंक हमारे बीजेपी से ही जुड़े हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। होली को शांतिपूर्वक मनाएं, कोई भी हुड़दंग ना मचाएं, फूल की होली मनाएं और शांतिपूर्वक। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि जो हमारी मुहिम रहती है जनता के बीच जाने की, जनता के उन व्यक्तियों के पास जाने की जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, और माहौल जानने की कि माहौल क्या रहेगा। बाकी एक जो मैं कहता हूँ, मैंने कसाना जी से सवाल पूछा